नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर। यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या, मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते वक्त सिर में मारी गोली, 3 हमलावरों ने किया सरेंडर। हरियाणा में हीट वेव, 3 जिलों में पारा 41 के पार पहुंचा, येलो अलर्ट हुआ जारी। मेवात सबसे गर्म, 18 से बदलेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में अब इन वाहन चालकों की कटेंगे राशन कार्ड, 50 सीसी बाइक वालों पर भी मंडराया खतरा। हरियाणा में स्कूल स्टूडेंट्स की फैमिली आईडी चेक होगी, इनकम की वेरिफिकेशन कराएगी सरकार। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी खतरे में, 12 साल से अनुबंधित है। हरियाणा में कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देने की तैयारी, वित्त विभाग ने ड्राफ्ट मंजूरी के लिए सीएमओ भेजा। राजस्थान के रिंगस से खाटू श्याम जी के बीच चलेगी ट्रेन, 16 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाया जाएगा। हरियाणा के डीएलएफ विवाद में नई एसआईटी का गठन, लेन देन की करेगी जांच, पूर्व सीएम हुड्डा की बढ़ सकती है मुश्किलें। हरियाणा सीईटी मेंस में आवेदन के लिए खुला पोर्टल, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सूरज की तपिश से लगातार दिन का पारा चढ़ने लगा है। 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य का मेवात जिला सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के साथ साथ दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में भी हीट वेव के आसार हैं। हरियाणा में हीट वेव के बाद 16 व 17 अप्रैल को लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने इन 2 दिन सामान्य मौसम रहने के आसार जताए हैं। वहीं 18 अप्रैल से मौसम करवट लेगा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने मौसम के इन हालातों को देखते हुए 2 दिन का राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में गर्मियों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी लोगों पर मंडराने लगा है। कई बार लोग स्ट्रोक की चपेट में आ जाते हैं, जिससे जी मिचलाना, सिर दर्द, उल्टी, डायरिया जैसी शिकायत देखने को मिलती है। बड़े हो या बच्चे, कोई भी हीट वेव से परेशान हो सकता है। ऐसे में रेगुलर रूप से डाइट में नारियल का पानी शामिल अवश्य करना चाहिए। नारियल पानी में कई जरूरी एंजाइम्स, खनिज और विटामिन होते हैं, उन्हें ये फायदा जरूर कर सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की फैमिली आईडी चेक कराई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला ई अधिगम के लाभार्थियों से संवाद के दौरान लिया। निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्टूडेंट्स की इनकम दिखाई गई होगी तो उसका सरकार वेरिफिकेशन कराएगी। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी वक्त पहले से है, लेकिन कोविड-19 बीमारी ने इस तकनीक को हर विद्यार्थी की जरूरत बनाया। महामारी के दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि देश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए। इसलिए 5 मई 2022 को हमने रोहतक में ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई। ये अधिगम योजना के तहत अब तक राज्य में 5.5 लाख टैबलेट बांटे गए हैं। सीएम ने कहा कि सूबे में एक ऐसी व्यवस्था करनी थी जो स्थायी, सहज और सुलभ हो। साथ ही अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच 2 तरफ संवाद हो और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी हो। हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसरों पर छटनी की तलवार लटक रही है। वर्तमान में सूबे के विश्वविद्यालयों में 975 प्रोफेसर तैनात है। हैरानी की बात है कि 12 साल बाद भी वे रेगुलर नहीं हो पाए हैं, जबकि समय समय पर वह सरकार और विभागीय मंत्रियों से इस संबंध में मांग कर रहे हैं। अब नई भर्ती शुरू होने के साथ ही सरकार इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, जिसको लेकर असिस्टेंट प्रोफेसरों व उनके परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वह अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार अब इन पदों पर नई भर्ती करने जा रही है। हरियाणा के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत से 95 व चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से 55 और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी भर्ती होने से शिक्षक बाहर हो जाएंगे। सरकार अब जितनी पोस्टों का विज्ञापन निकाल रही है, उनमें से ज्यादातर पोस्टों का विज्ञापन इस तरह से है कि जो शिक्षक पहले से अपने विभाग या कॉलेज में जिस आरक्षित कैटेगरी पर कार्यरत है, उनकी पोस्ट उससे अलग अलग कैटेगरी या फिर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की है, या पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है, अर्थात उनमें से अधिकतर शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस देने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने 21 दिसंबर 2005 से पहले निकाली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति विभागों में 2006 के बाद हुई है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सीएमओ ऑफिस भेज दिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद सूबे के लगभग 800 कर्मचारियों का इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। केंद्र ने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की नोटिफिकेशन जारी होने से पहले निकली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों
OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। इन कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक का विकल्प चुनने का मौका है। हरियाणा में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस दायरे में नहीं आएंगे। हरियाणा में OPS के काफी राजनीतिक मायने हैं। हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, तो वही कांग्रेस ने सत्ता हासिल करते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। इसके साथ ही हरियाणा में कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है। यह चुनाव में हमेशा ही निर्णायक साबित होते हैं। हरियाणा में 2014 के बाद फिर से DLF विवाद की एंट्री हो गई है। सरकार ने वित्तीय लेन देन की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया है। इससे पहले CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक की हुई जांच में इस मामले में लिप्त राजस्व अफसरों को क्लीन चिट मिल चुकी है। हरियाणा के चर्चित IAS अशोक खेमका ने DLF जमीन घोटाले को उजागर किया था। इस दौरान उन्होंने 2012 में रॉबर्ट वाड्रा और DLF जमीन डील को रद्द करने का आदेश जारी किया था। हालांकि उस समय की हुड्डा सरकार ने इस पूरे मामले की जाँच टीम बनाकर शुरू कराई थी। इस जाँच के दौरान कोई भी अनियमितता नहीं मिली थी। अब इस मामले की 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुए इस सौदे की तहसीलदार की रिपोर्ट में यह जमीन DLF के नाम दर्ज नहीं मिली है। अभी तक यह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर ही दर्ज है। इसके बाद भी हरियाणा पुलिस ने इस मामले की जाँच के लिए संपदा अधिकारी को पत्र लिखकर इस जमीन की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया है। फरवरी के बीच में राज्य को मिली वैक्सीन की आखिरी खेप 31 मार्च को खत्म हो गई है, जबकि सूबे में 24 घंटे के दौरान अब तक सबसे अधिक यानी 835 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण दर 8.37% पहुंच गई है। हरियाणा में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 3210 पहुंच गई है। ज्यादा सैंपलों के साथ ही नए केसों की संख्या बढ़ रही है। सूबे में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 10,719 पहुंच चुकी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बिना मंडी का दौरा किए ही अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक लेकर चले गए, जबकि किसान बाहर इंतजार करते हुए खड़े रह गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कनीना तथा अटेली अनाज मंडी में रबी फसल की सरकारी खरीद कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कनीना के पास बनी नई चेलावास अनाज मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ अटेली के विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर दलाल ने कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों में सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में खरीद की जा रही है। जे फार्म कटने के बाद 72 घंटे में किसानों द्वारा बेची हुई फसल की पेमेंट की जा रही है। किसानों को पेमेंट करने की इस तरह की बेहतरीन स्कीम शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार को डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस की मीटिंग लेने पहुंचे। इस दौरान उनके सामने 15 शिकायतें रखी गई। इस दौरान एक किसान मुआवजा न मिलने की शिकायत लेकर पहुंचा, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने बीमा कंपनी और बैंक को तुरंत ब्याज सहित मुआवजा देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुआवजा नहीं देने पर रेवेन्यू जेल में रात काटने की बात भी कह डाली। गाँव चिड़ी निवासी नरेंद्र ने शिकायत में बताया कि उसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है। साल 2017 में उसकी धान की फसल का बीमा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा 1394 रुपए में काटा गया था। बारिश में जल भराव के कारण फसल करीब 90% खराब हो गई, जिसके बाद खेत का सर्वे किया गया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर कृषि विभाग की तरफ से ASO कृषि विभाग का पक्ष रखते हुए नरेंद्र की बात को सही बताया गया। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की फसल का जो प्रीमियम काटा गया है उसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, जबकि बैंक ने 1 अगस्त को पैसे काटे हैं। खेत का सर्वे करके नुकसान की रिपोर्ट भेजी तो कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया और बाद में प्रीमियम काटने की बात कही। परिवेदना समिति की बैठक में बीमा कंपनी व बैंक की तरफ से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे। नियमानुसार किसान का करीब 43,000 रुपए से अधिक मुआवजा बनता है, जिस पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसमें किसान की क्या गलती है जिसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। बीमा कंपनी व बैंक को निर्देश देते हुए कहा कि वे किसान के मुआवजे का आधा भुगतान ब्याज सहित करे। जो कोर्ट का निर्णय आए उसके बाद उसका निर्णय ले ले। किसान परेशान नहीं होने चाहिए। अगली परिवेदना कमेटी की बैठक तक भुगतान हो जाए, अन्यथा एक रात रेवेन्यू कोर्ट में रखा जाएगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का निराशा को हजम नहीं कर पा रही है। वहीं पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वे गठबंधन पर हर रोज बयानबाजी करते नजर आते हैं। हुड्डा द्वारा दुष्यंत को बच्चा कहने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे 35 साल के हो चुके हैं। हालांकि उन यानी हुड्डा जितने बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो 3.5 साल में कर दिखाया वह हुड्डा 10 साल में भी नहीं कर पाए थे। हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का आंदोलन जारी है। सरपंच रविवार को जींद में बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं इससे पहले सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह गिल के गांव से एक प्रतिनिधि मंडल पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से मिला और गांव में विकास कार्य शुरू करवाने की मांग की। मंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कह रखा है कि जिन गाँव के सरपंच विकास नहीं होने दे रहे, वहाँ के मौजूद लोग, एक्स सर्विसमैन, सोशल वर्कर आदि अपनी एक कमेटी बनाकर विकास कार्यों की रूपरेखा तय करें। वहाँ विकास कार्य अवश्य करवाया जाएगा। वहीं इस मीटिंग के बाद
रणबीर गिल ने प्रतिनिधि मंडल पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह डेलीगेशन नहीं बल्कि अपनी कमियां छुपाने वाले 4 से 5 लोगों का ग्रुप था जो मंत्री के शरण में चले गए हैं। आज भी गाँव में ओपन ग्राम सभा रखवाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि गाँव क्या मांग कर रहा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने एक बार फिर से आंदोलनरत सरपंचों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ सरपंचों ने राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन शुरू किया था। 40 से 50 लोग घूम रहे हैं, राजनीति स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन गांव विकास चाहता है और ये विकास में बाधा बनना चाहते हैं, जो सही नहीं है। इंडियन रेड क्रॉस समिति चंडीगढ़ ने क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता दें कि यह भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 अप्रैल 2023 तय की गई है। आवेदक स्नातक पास होने चाहिए व उनके पास टाइपिंग ज्ञान तथा कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, इस दिशा में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार अनिल विज प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने पीएचसी स्तर पर भी ईसीजी की सुविधा मुहैया करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि ग्रामीण स्तर के सभी हेल्थ सेंटरों पर ईसीजी की सुविधा मुहैया करवाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर ईसीजी की सुविधा उपलब्ध होने से मरीज के प्राथमिक लक्षणों का वहीं पर ही पता लगाया जा सकेगा। अनिल विज ने बताया कि अभी सीएचसी स्तर पर ही ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब पीएचसी स्तर पर भी सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को शहर में भटकने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हृदय रोगियों की प्रत्येक तरह की जांच के लिए अब ग्रामीण स्तर पर ईसीजी की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि छोटे शहरों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को हाईटेक किया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिल सके। हरियाणा में अगर आप हल्के मोटर वाहन के मालिक हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। हल्के मोटर वाहन की स्थिति में आपका गुलाबी या फिर पीला राशन कार्ड कट जाएगा। परिवार पहचान पत्र में राशन कार्ड काटने के कारण बताए गए हैं। अब राशन कार्ड कटने का कारण LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल यानी आपके पास हल्का मोटर वाहन बताया जा रहा है। हल्के मोटर वाहनों में जीप और मोटर कार जैसे हल्के मोटर वाहन शामिल होते हैं। इसी तरह बिना गियर वाले वाहन जैसे स्कूटर, मोपेड और वाहन जैसे गियर या फिर बिना गियर वाली मोटरसाइकिल जिनकी इंजन क्षमता 50 सीसी या उससे अधिक है, उन्हें भी अब इस श्रेणी में गिना जाएगा। हल्के मोटर वाहनों को इस श्रेणी में लाने से हजारों लोगों के राशन कार्ड काट दिए जाएंगे, क्योंकि स्कूटर, मोपेड या मोटरसाइकिल आज हर घर में आम बात है, इसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन अब यह विकल्प पोर्टल पर दिख रहा है। जिनके पास LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल है, इसलिए उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। अगर आप परिवार पहचान पत्र से किसी अवांछित सदस्य को हटाना चाहते हैं तो इसका विकल्प अलग से आया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग की गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस कस्टडी में तीनों से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस हमले में कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अतीक के मरने की खबर सुनते ही प्रयागराज जेल में बंद अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली बेहोश हो गया। अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और आबान राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद हैं। उनका टीवी केबल कनेक्शन काट दिया गया है। हमले के तुरंत बाद यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार CM योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था। बैठक के तुरंत बाद CM ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन करने का निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे नई लाइन बिछाने की योजना बना रहा है। रिंगत से खाटू श्याम जी यानी करीब 16 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाने के लिए जल्दी सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने यह सर्वे करवाने के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिंगत से खाटू श्याम जी तक नई रेल लाइन की घोषणा करते हुए 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस ट्रैक के सर्वे का काम जल्द पूरा होगा। उसके बाद जमीन अवाप्ति और ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर बताते चले कि खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए देश भर से हर साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी रेलवे की ओर से जयपुर से रिंगस तक ट्रेन का संचालन किया जाता है। रिंगस खाटू श्याम जी तक 16 किलोमीटर श्रद्धालु पैदल या फिर दूसरे सड़क मार्ग पर वाहनों से जाते हैं। फाल्गुन के महीने में भरने वाले लक्खी मेले के लिए रेलवे यहाँ पर कई स्पेशल ट्रेन संचालित करता है, जबकि कई ट्रेनों का स्टॉपेज भी यहाँ दिया जाता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी सरकारी भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से की जाएंगी। हरियाणा की सभी विभागों, बोर्डों, निगमों इत्यादि में भर्ती के लिए अब उम्मीदवारों को सीईटी पास करना होगा। ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए सरकार की तरफ से सीईटी के लिए भी अलग अलग नियम तैयार किए गए हैं। जो उम्मीदवार ग्रुप सी का सीईटी पास करेंगे उन्हें मेंस परीक्षा देनी होगी, जबकि ग्रुप डी में नियुक्ति केवल सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट के अनुसार होगी। ग्रुप सी के लिए सीईटी 2022 नवंबर में आयोजित हो चुका है, जबकि ग्रुप डी के लिए एग्जाम होना अभी बाकी है। सरकार के नए नियमों के अनुसार बात करें तो अगले साल से ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक ही सीईटी एग्जाम लिया जाएगा। अब इन पास युवाओं को स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा, परंतु इसके लिए उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करने होंगे। लंबे वक्त से युवा इसके इंतजार में थे। आपको अब बता दें कि आयोग की तरफ से आवेदन करने के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है। जो भी युवा सीईटी मेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वे 4 मई तक अपने आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने सीईटी एग्जाम पास किया है। आवेदन करते समय उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार पोस्ट चुन पाएंगे। इसके बाद कैटेगरी वाइज पदों के 4 गुना टॉप उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस टेस्ट को पास करेंगे वह आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।